एक ऐसा खतरनाक घर जिसके डोर पर 2 बार नॉक करने पर कोई अनजान सी चीज सामने आ जाती। ये कोई अनजान परछाई होती है जो किसी कर्स आत्मा की थी। क्या होगा जब 2 टीनेजर्स इस घर के दरवाजे को 2 बार नॉक करते हैं? तो इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है जेस नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो कि बहुत सालों बाद अपनी बेटी से मिलने आई थी। जेस ने दरअसल कई साल पहले अपनी बेटी क्लोई को छोड़ दिया था और आज जब वो थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गई है तो वो वापस मिलने आई है अपनी बेटी से। क्लोई इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही थी। जेस ने तो अपनी बेटी क्लोई को वापस उसके पास आ जाने के लिए कहा क्योंकि उसके हस्बैंड तो मर चुके हैं। वो साथ रहना डिजर्व करते हैं इतने सालों बाद क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक हो चुकी है। बट क्लोई अब अपनी मदर के साथ नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने मदर के जाने के बाद ही डिसाइड किया था कि वो इंडिपेंडेंट बनेगी और आगे चलकर वो कुछ ऐसा काम करेगी जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा पाए। क्लोई ने तो जेस को साफ साफ मना कर दिया था कि वो नहीं आने वाली। अब हमें यहाँ पर थोड़े समय बाद जेस दिखाई जाती है जो कि अपने स्टूडियो में काम कर रही थी। जेस तो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट होती है जो लोगों की मूर्तियां बनाया करती। इसी चीजों से उसे अच्छे खासे पैसे मिलते और इस समय वो एक मदर एंड डॉटर की स्टैचू बना रही थी। जेस का तो एक दूसरा बॉयफ्रेंड होता है जो उस जगह पर आकर बोल रहा था कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम से जाना पड़ेगा, यहाँ पर हमारी जान को काफी खतरा हो सकता है। लेकिन जेस अपने बॉयफ्रेंड की एक नहीं सुनती और अपने काम में लग जाती है। अब यहाँ जेस जिस मदर एंड डॉटर की स्टैचू बना रही थी वो उसी जगह पर मौजूद होती हैं। उस लेडी का नाम टेरा था जो अपनी बेटी को लेकर खड़ी हुई थी और जेस उसका ही हूबहू स्टैचू बना रही होती है। लेकिन पता नहीं क्यों टेरा अपनी डॉटर को लेके आकर काफी परेशान लग रही थी। टेरा ने अब अचानक जेस को अपनी डॉटर देते हुए एक लॉकेट भी दिया। उसने कहा कि ये शायद तुम्हारी रक्षा कर सकता है। अब ये सारी चीजें किससे रिलेटेड थी ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्लोई दिखाई गई जो अपने स्कूल फ्रेंड डैनी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी। डैनी तो क्लोई का हर वक्त साथ देता और अच्छी तरीके से सपोर्ट करता। दोनों बैठकर अपने आगे की फ्यूचर की बातें कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी अचानक क्लोई और डैनी देखते हैं कुछ शरारती बच्चों को जो कि एक घर की डोर बेल को रिंग करके वहां से भाग रहे थे। दरअसल ये प्रैंक था जो बच्चे मिलकर किया करते। डैनी जब इन चीजों को देखता है तो वो क्लोई को बता रहा था कि हम जब यंग थे तो इसी तरीके के प्रैंक किया करते, लेकिन बड़े होने पर जिम्मेदारियां भी आती हैं, इसीलिए अब उन्हें ये सारी चीजें छोड़नी पड़ी थी। बट डैनी को आज रात काफी सारे मजे करने थे, इसीलिए वो क्लोई को एक ऐसी जगह पर लेकर आ गया जो पूरी तरीके से अबेंडन थी। ये घर नॉर्मल टाउन से थोड़ा अंदर था जिस जगह पर कोई भी नहीं दिखाई देता। क्लोई को पहले से ही डर लग रहा होता है लेकिन डैनी मजे करने के मूड में होता है। डैनी ने बताया कि इस घर की एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि इस घर के डोर पर जो 2 बार नॉक करेगा उसे एक काली परछाई दिखाई देगी जो उनके पीछे लग जाएगी। ये सालों से कहानियां चलती आ रही हैं लेकिन डैनी इन सभी का भरोसा नहीं करता। क्लोई को तो शुरुआत से ही डर लग रहा होता है पर डैनी उसे किसी भी तरीके से लेकर ही चला गया। वो दोनों जाकर तुरंत ही उस डोर पर 2 बार नॉक करते हैं बट ऑब्वियसली इससे कुछ हुआ नहीं था। डैनी तो सिर्फ क्लोई को ये बता रहा था कि ये सारी चीजें अफवाहें हैं। अब जब वो दोनों वापस लौट रहे होते हैं तो क्लोई को उसी घर की खिड़की पर कोई तो दिखाई दिया। वो एक परछाई होती है जो क्लोई ध्यान से देख रही थी, लेकिन अगले ही मोमेंट में वो परछाई वहां से गायब हो गई। क्लोई जब आगे देख रही थी तो ये नोटिस करती है कि डैनी भी वहां मौजूद नहीं है। वो तो उसे जोर से चिल्लाकर बुलाने लगी बट पीछे से आकर डैनी उसे डरा देता है, यानी कि ये भी एक प्रैंक था। क्लोई सच में ज्यादा डर गई थी। वो डैनी को वापस जल्द से जल्द अपने घर पर जाने के लिए कहती है, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उन्होंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। डैनी जब यहाँ अपने घर पर सो रहा होता है तो उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। ये तो कोई काली परछाई होती है जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। डैनी डर के मारे तुरंत ही उठ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। तभी अचानक उसे अपने दरवाजे की तरफ से कुछ आवाज आई। वो जब दरवाजे की दूसरी तरफ एक होल से देख रहा था तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे जाने लगी थी और जैसे लास्ट वाली लाइट बंद हो जाती है वहाँ पर एक ऐसी परछाई दिखाई दी जिसके नुकीले नाखून मौजूद थे। डैनी ये देखता ही रहा, तभी अचानक उसकी दूसरी तरफ से किसी की आंख दिखाई देती है। इन चीजों से डैनी काफी ज्यादा डर गया। वो पीछे आता है और अपने कमरे की सारी लाइट्स ऑन करता है। ये अनजान सी चीजें डैनी के साथ क्यों हो रही थी उसे नहीं समझता। फिलहाल अब यहाँ उसे क्लोई का वीडियो कॉल आता है। क्लोई भी अपने कमरे में ही मौजूद थी जो कि फ्रेश हो रही होती है। अब जैसे यहाँ क्लोई कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ गई तभी हमें डैनी का वीडियो कॉल दिखाया जाता है जिसे किसी ने हवा में उड़ा लिया था। ये कोई अनजान सी शक्ति होती है जिसने डैनी को कमरे में खींचा और उसे गायब कर दिया। क्लोई जब थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल पर वापस आती है और डैनी को आवाज लगाती है तो डैनी कुछ समय तक तो आया ही नहीं।
तभी अचानक क्लोई को डैनी के वीडियो कॉल पर कोई अनजान सा आदमी दिखाई देता है जिसके शरीर पूरी तरीके से काला पड़ गया था। वो इतना ज्यादा डरावना होता है कि क्लोई ने वीडियो कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दिया। क्लोई तो उस मोमेंट से ही बार बार डैनी को कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डैनी ने कॉल नहीं उठाया और जब एक लास्ट बार वो कॉल पिक करता है तो उसने सिंपली क्लोई से इतना कहा कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, ये किसी भी हालत में हमें नहीं छोड़ने वाला। अब डैनी किसके बारे में बात कर रहा है ये क्लोई को तो नहीं पता, इसीलिए वो और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करके उसके घर पर जाने का डिसाइड करती है। अब यहाँ अचानक क्लोई की मोबाइल पर एक फोटो आती है। ये फोटो उसके पीछे से ली गई थी जबकि उसके कमरे में तो कोई भी नहीं होता। क्लोई जब इन चीजों को फिगर आउट करती है तभी सिंक के अंदर से कुछ पानी गिरने लगा जो पूरी तरीके से रेड होता है, बल्कि वो कुछ और नहीं बल्कि ह्यूमन ब्लड था। अब क्लोई नोटिस करती है कि सिंक के अंदर से किसी खतरनाक इंसान के 2 हाथ निकल रहे हैं और ये बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज थे। क्लोई इतना ज्यादा डर गई कि वो बहुत जोर जोर से मदद मांगने लगी। अच्छी बात होती है कि किसी पड़ोसी ने उसका दरवाजा ओपन कर दिया था और क्लोई वहां से निकलते हुए तुरंत ही चली गई। क्लोई को इतना पता था कि डैनी अब मिसिंग होता है, उसके पास अब उसके मदर के अलावा कोई और नहीं बचा है, तो इसीलिए क्लोई बहुत ज्यादा डरते हुए अपनी मदर जेस के पास चली गई और कहा कि वो उसके साथ आकर रह सकती है, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। जेस भी इस बात को एक्सेप्ट करती है और अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लेती है, यानी कि जेस आखिरकार क्लोई के साथ अपने रहने का सपना पूरा कर ही लेगी। हमें अगले दिन क्लोई दिखाई गई जो सूप पी रही थी, लेकिन सूप के अंदर उसे एक दांत मिलता है जो किसी इंसान का ही था। वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है। क्लोई इससे एकदम परेशान होकर अपने सूप को फेंक दिया। हो न हो जो ये अनजान चीजें हो रही हैं वो कनेक्टेड है उसी अबेंडन घर से। उस पूरे फैलाए गए सूप को जेस और उसका बॉयफ्रेंड साफ करता है, बट जब यहाँ पर जेस अपने बेडरूम में सो रही थी तो उसे एक बहुत ही खतरनाक ड्रीम आता है। उस ड्रीम में वो एक आवाज का पीछा करती है जो एक बूढ़ी लेडी की थी। उस बूढ़ी लेडी के रेड हेयर होते हैं। जेस तो उस लेडी के पास जाकर पूछने भी लगी कि आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो लेडी ज्यादा कुछ बोलती नहीं और अपने हाथ में एक चाकू लेकर खुद को डैमेज पहुंचाती है। जेस इन चीजों को देखकर काफी शॉक हो गई और जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर क्लोई भी अब कमरे में आ जाती है। क्लोई ने जेस से पूछा कि आखिर आप चिल्ला क्यों रहे थे। तब जेस क्लोई को अपने उस बुरे सपने के बारे में बताती है। उसने कहा कि मैंने एक लेडी को देखा जो पता नहीं हमारे घर में क्या कर रही है। अब उसके पूरे लुक के बारे में बताने पर क्लोई को याद आता है एक कहानी जो उसी पुराने और अबेंडन घर से जुड़ी हुई थी। लोगों का मानना होता है कि उसी घर के अंदर कई साल पहले एक बूढ़ी लेडी रहा करती। वो लेडी बहुत ज्यादा शाय होती है और अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलती। इन्हीं चीजों की वजह से आसपास के लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि वो एक खतरनाक विच है, उसे काला जादू करना आता है। और तो और कई सालों बाद ये भी अफवाह फैल चुकी थी कि अगर उस अबेंडन घर पर जो 2 बार नॉक करेगा तब वो बूढ़ी लेडी जो मर चुकी है वो उन सभी के पीछे लग जाती। बदकिस्मती से क्लोई ने जेस को बताया कि वो और डैनी कल रात उसी घर पर 2 बार नॉक करने गए थे और अब पता नहीं उसे काफी सारे अजीब से विजन्स आ रहे हैं और डैनी तो जवाब भी नहीं दे रहा है, यानी हो सकता है कि वो गायब हो चुका है। जेस इन चीजों को एक कहानी ही मानती थी। वो तो क्लोई को समझाने लगी कि ये सारी चीजें सिर्फ एक डरावना ड्रीम था, इसके अलावा इनका रियलिटी से कुछ संबंध ही नहीं है। क्लोई भी अपनी मदर की बातें थोड़े समय के लिए मान लेती है। अब हमें अगले दिन जेस अपने स्टूडियो में दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी स्टैचू वाली मॉडल टेरा आ चुकी थी। टेरा तो अपने काम के लिए तैयार होती है, लेकिन जब कमरे के अंदर क्लोई इंटर हो रही थी तो टेरा काफी ज्यादा डर गई। वो तो क्लोई को कहने लगी कि तुम यहाँ से चले जाओ। टेरा काफी डरते हुए बाहर की तरफ आई और वहां से जाने की तैयारी करने लगी। जेस तो अब क्लोई को लेकर बाहर आकर टेरा से पूछने लगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई। तब जाकर टेरा बताती है कि उसने क्लोई के आसपास एक डार्क शक्ति देखी है। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ क्लोई के लिए आई है और अगर क्लोई और उसके बीच में कोई भी आया तो वो उसे खत्म कर देगी। इन चीजों की वजह से अब जेस और क्लोई और ज्यादा कॉन्शियस होने लगी कि वो कहीं खतरनाक शक्ति उनके पीछे तो नहीं है। जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक डिटेक्टिव आ चुका था। दरअसल ये डिटेक्टिव डैनी के मिसिंग होने पर अपनी रिसर्च कर रहा होता है। अंदर आने पर वो कुछ पूछताछ करना स्टार्ट कर दे रहा था जेस और क्लोई से। डिटेक्टिव सबसे पहले एक बच्चे के बारे में बात करता है जिसका नाम माइकल था। माइकल कुछ सालों पहले बहुत बुरी तरीके से गायब हो चुका था और आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला है। कहते हैं कि माइकल एक घर के पास गया और वहां से कभी लौट कर आया ही नहीं।
क्लोई तुरंत ही समझ गई कि ये घर कोई और नहीं बल्कि वही अबैंडन्ड हाउस होगा जहाँ पर वो और डैनी कुछ दिनों पहले गए थे। वो डिटेक्टिव ये बताता है कि घर के अंदर जो बूढ़ी लेडी रहती थी उसे मैरी बुलाया जाता था और सभी लोगों का मानना है कि वो एक विच है, बट डिटेक्टिव इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था। क्लोई तो डिटेक्टिव को सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से वो और डैनी कुछ दिनों पहले उसी घर के पास गए थे। उन्होंने डोर को 2 बार नॉक किया जिसकी वजह से अब उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने मिल रही हैं। शायद वही मैरी नाम की विच उनके पीछे पड़ गई है और उसी ने ही डैनी को गायब किया है। डिटेक्टिव तो फिलहाल के लिए इन चीजों पर भरोसा नहीं करता और उन्हें भी सलाह देता है कि आप इन पर ध्यान मत दो, ये सारी चीजें कोइंसिडेंस हैं जो कि होती रहती हैं। डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और वहां से चला जाता है। अब उसी रात जेस और क्लोई साथ मिलकर उस विच के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट होने पर जेस भी भरोसे पर आ गई थी कि ये विच सच में हो सकती है। लगातार रिसर्च करने पर इंटरनेट से काफी इंफॉर्मेशन मिल गई थी। क्लोई ने जेस को बताया कि ये विच कई सालों से इस जगह पर मौजूद है और ये लोगों की आत्मा को पूरी तरीके से कंट्रोल करके उन्हें हेल में लेकर जाया करती थी। क्लोई ये भी बताती है कि उस अबैंडन घर के दरवाजे पर पहली बार नॉक करने पर वो ब्लडी मैरी को नींद से जगा देती थी और दूसरी बार नॉक करने पर वो सामने वाले के पीछे पड़ जाती। और तो और मैरी नाम की ये खतरनाक आत्मा किसी वेसल की तलाश में होती थी, यानी इंसान का ऐसा शरीर जिसे वो कंट्रोल कर सके। जिस भी इंसान के बारे में पता करना है कि ये उस विच द्वारा प्रोसेस हो चुका है तो उसके चेस्ट पर एक अजीब तरीके का सिंबल बन जाएगा। ये सबसे बड़ा डिक्टेशन हो सकता था पहचानने का कि कोई प्रोसेस हुआ भी है कि नहीं। जेस इन चीजों को ज्यादा नहीं समझ पा रही थी, पर तभी क्लोई ने जेस का रिफ्लेक्शन अपने मिरर में देखा। वो कोई और नहीं बल्कि खतरनाक आत्मा थी जो शायद एक तरीके से जेस के पीछे पड़ी होती है। क्लोई इन चीजों के बारे में ज्यादा न बताते हुए वहां से चली गई, लेकिन आगे तो इससे भी खतरनाक इंसिडेंट होने वाला है, बहुत ही बुरी तरीके से। अब अगले दिन जेस जब यहाँ पर अपने स्टूडियो में काम करने के लिए जाती है तो उस जगह की सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, जैसे इंटेंशनली इन सारी चीजों को तोड़ा गया हो। साथ ही साथ जमीन पर लिखा गया था शी इज माइन। ये सारी खतरनाक चीजें देखने के बाद जेस का पूरा शक क्लोई के ऊपर चला जाता है। वो क्लोई पर चिल्लाने लगी कि तुमने ये क्यों किया। क्लोई इन चीजों को सहन नहीं कर पाती और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जेस को भी ये बातें पता थी कि क्लोई जानबूझकर ये नहीं कर सकती, इसीलिए रात के समय वो क्लोई को जाकर शांत कराती है और कहती है कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। क्लोई ने तो सामान तक पैक कर लिया था और वो यहाँ से जाने वाली थी। अब अचानक जेस को कुछ आवाजें बाहर की तरफ से सुनाई देती हैं। वो हॉल की तरफ चली गई उसे देखने के लिए, तभी पता चलता है कि वो खतरनाक मैरी की आत्मा वहाँ पर आ चुकी है और वो किसी भी हालत में क्लोई की आत्मा को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। उसने तो अपने असली फॉर्म में आकर क्लोई पर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया। क्लोई बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी जिससे कि जेस वहां आ जाती है उसकी मदद करने के लिए। ब्लडी मैरी तो बहुत बुरी तरीके से क्लोई को डैमेज पहुंचा रही थी, लेकिन सही समय पे जेस वहां आकर उसे बचा लेती है। इस इंसिडेंट के बाद दोनों को ही कंफर्म हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लडी मैरी का किया धरा है, वही है जिसने शुरुआत से सभी को गायब कराया। डैनी और क्लोई तो जल्द से जल्द उस जगह से निकलते हुए क्लोई के घर पर आ चुके थे, पर उन्हें क्या पता कि इस जगह पर भी ब्लडी मैरी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। सुबह के समय जब वो कहीं दूसरी तरफ जा रहे थे तब अचानक क्लोई हवा में उड़ने लगी। ये उस मैरी का कमाल था जो किसी भी तरीके से क्लोई को मारना चाहती है, पर जेस ने किसी भी तरीके से उसे बाहर की तरफ खींचा जिससे कि वो बच गई। अब तो वो दोनों सीधा वहां से ट्रेवल करते हुए टेरा के पास जाते हैं जो इन चीजों का कुछ सॉल्यूशन बता पाए। सारे कंडीशन समझाने के बाद कि कैसे उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, टेरा उन्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताती है उस मैरी के बारे में। वो कहने लगी कि मैरी इसीलिए बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया। माइकल, डैनी जैसे सभी लोग जो किडनैप हो चुके हैं या फिर मिसिंग हैं, ये चीजें उस मैरी ने बिल्कुल नहीं की थी और क्लोई और डैनी ने तो इन्हीं चीजों का इल्जाम मैरी के ऊपर लगाया था। इसीलिए अब मैरी उन दोनों से बदला लेने के लिए आ चुकी है और जब तक वो उनकी आत्मा को समन नहीं करेगी तब तक वो नहीं जाएगी। क्लोई तो इन बातों को सुनकर एकदम से परेशान हो गई और वहां से दूर जाने लगी। जेस तो अब डिटेक्टिव से पूछती है कि आखिर माइकल नाम का वो लड़का किस तरीके से गायब हुआ, बट डिटेक्टिव कहता है कि इसमें कुछ कहना मुश्किल है। लग रहा है कि वो बच्चा अपने आप ही कहीं दूर भाग गया और वापस आया ही नहीं। चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी और ये नहीं समझता कि ब्लडी मैरी चाहती क्या है। जेस जब अपने स्टूडियो में आती है जहाँ सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, इस बॉक्स के अंदर तो उसी मैरी नाम की बूढ़ी औरत की फाइल मौजूद थी। साथ ही साथ उसमें एक फ्लैश ड्राइव भी मौजूद होता है जिसे कि वो अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके देखने लगी। उस वीडियो फुटेज में तो साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से वो डिटेक्टिव जो इस केस पर काम कर रहा है, वो मैरी नाम की उस लेडी से लगातार कुछ पूछताछ कर रहा था। दरअसल जितने भी लोग अभी तक टाउन में मिसिंग हुए होते हैं, तो डिटेक्टिव चाहता था कि मैरी अपने ऊपर ये सारे इल्जाम ले ले।
इसके लिए वो मैरी को टॉर्चर भी करता था। टेरा को तो कहीं ना कहीं अब उस डिटेक्टिव पर ही शौक हो गया था, इसीलिए सबसे पहले वो एक ऑर्फनेज में जाती है जहाँ पर वो क्लोई के रहने का इंतजाम कर सके। लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट अभी भी इस बात पर डिसीजन ले नहीं पाई है। जेस बहुत उदास होकर जब वहाँ से जा रही थी तो उसे एक फोटोग्राफ दिखाई देती है जिसमें वो डिटेक्टिव भी मौजूद था। डिटेक्टिव के साइड में वो माइकल नाम का लड़का होता है जो कि मिसिंग हो गया था। अब तो जेस को यहाँ पक्का यकीन हो गया होता है कि डिटेक्टिव ने ही उस माइकल नाम के लड़के को गायब किया है, इसीलिए वो मैरी को बोल रहा था कि तुम अपने ऊपर ये इल्जाम ले लो। सबसे पहले जेस क्लोई के पास पहुंचती है और उसे लेकर कहीं दूसरी तरफ जा रही होती है। जेस ने तो क्लोई को डिटेक्टिव के बारे में भी बताया कि वो किस तरीके से गेम खेल रहा है, पर अचानक क्लोई जिस जगह पर खड़ी हुई थी वो ओपन हो जाता है और वो नीचे गिर गई थी। जेस तो क्लोई को आवाज देती है, बट क्लोई एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच गई थी ऐसा लग रहा होता है। उसकी आवाज ना ही किसी के पास पहुंच रही होती है और ना ही कोई उसकी मदद करने आ सकता था। पर जेस को पता होता है कि वो मैरी इसे कहां लेकर जा सकती है, यानी कि वो अबेंडेंड घर में। जेस अब उस घर की तरफ जाने लगी और एक जगह पर अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करती है। इस पूरे प्रोसेस में उसके पैर पर थोड़ी चोट लग गई जिससे वो काफी पेन में होती है। बट उस जगह पर डिटेक्टिव और उसके सभी साथी पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने जेस को रंगे हाथों पकड़ लिया और अपने साथ लेकर जाने लगी। जेस तुरंत ही उस घर की तरफ भागने लगी और उस दरवाजे को 2 बार नॉक कर देती है, यानी कि अब जेस भी इस कर्स में पूरी तरीके से शामिल हो चुकी है। पुलिस ऑफिसर्स तो सीधा जेस को लेके आकर उससे पूछताछ करते हैं। डिटेक्टिव तो अब जेस के ऊपर इल्जाम लगाता है कि तुम मुजरिम हो, तुमने ही डैनी को गायब किया है। पर असली सच्चाई तो जेस को ही पता थी। जेस डिटेक्टिव के सामने पूरा पोल खोल देती है कि किस तरीके से उसने देखा है कि वो मैरी को टॉर्चर करता था और उसकी वजह से ही मैरी ने अपनी आत्महत्या की है। डिटेक्टिव तो अब काफी गुस्सा हो गया और वहाँ से बातचीत के बिना चला जाता है। पर अब जेस को यहाँ से निकलना होगा क्लोई को बचाने के लिए। उसने सबसे पहले बहुत सारे ब्लड को कैमरे पर लगा दिया जिससे कुछ दिखे, और अब जेस यहाँ ब्लडी मैरी को बुलाने लगी कि उसे वो यहाँ से लेकर जाए। ब्लडी मैरी की परछाई पीछे से आ जाती है और जेस को एक दूसरे फॉरेस्ट में ट्रांसफर कर देती है। थोड़ी देर में जब वो डिटेक्टिव उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ उसे जेस नहीं मिलती। दीवार पर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे गए थे जिसे देखकर वो भी चौंक गया। जेस तो जिस फॉरेस्ट में मौजूद थी लगातार उसका नाम कोई चिल्ला रहा होता है। जेस उसे फॉलो करते हुए सीधा उस जगह पर पहुंच गई जो एक बहुत ही भयानक गुफा होती है। गुफा के अंदर तो हमें क्लोई दिखाई गई जिसे एक पिंजरे में बंद करके रखा गया था। क्लोई के सामने अचानक माइकल आ जाता है जो वहाँ छुपा हुआ था, बट उस जगह पर वही विच यानी कि डीमन आ गई जिसने कि माइकल को पकड़कर मार दिया। क्लोई के चिल्लाने की वजह से जेस तुरंत ही उसकी जगह पर आ गई और उसे पिंजरे से निकालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वो खतरनाक मैरी नाम की डीमन तो उन्हें दूर से देख रही थी। शायद अब उन दोनों के ऊपर हमला करने की वो पूरी तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव दिखाया गया जो अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी घर पर आ जाता है जो कि पूरी तरीके से अबैंडन था। दरवाजा ओपन करने पर तो अब यहाँ जेस और क्लोई को भी दिखने लगा कि दरवाजा खुला हुआ है, इसीलिए वो दोनों जल्द से जल्द दरवाजे से दूर भागने लगी। जेस दरवाजे को पकड़ कर खड़ी थी जिससे कि क्लोई वहाँ से बाहर निकल जाए और वो दोनों सही सलामत पहुंच भी जाते हैं। बट अब ब्लडी मैरी ने डिटेक्टिव को पकड़ लिया था और उसे मारने के लिए अंदर खींचने लगी। जेस डिटेक्टिव को नहीं बचाती क्योंकि वही असली कल्प्रिट था, यानी कि अब वो दोनों इन चीजों से बच चुके हैं, इसीलिए वो अपने घर की तरफ आने लगे। वहाँ दूसरी तरफ जेस का बॉयफ्रेंड जब अपने घर पर आता है तो उसे सारी चीजें एकदम तहस नहस दिखाई दी थी। उसे समझता नहीं कि क्लोई और जेस कहाँ पर चले गए। बट अगले मोमेंट में क्लोई और जेस जब वहाँ पर आते हैं तो उस जगह पर जेस का बॉयफ्रेंड ही नहीं था। ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों अलग टाइमलाइन से बिलोंग कर रहे हैं। पर अचानक हमें टेरा को दिखाया गया जिसने जेस के बॉयफ्रेंड को मार दिया है। जब वो अपना शर्ट ऊपर करती है तो उसके चेस्ट पर एक निशान दिखाई दिया। ये निशान उसी खतरनाक ब्लडी मैरी का होता है, यानी कि उसने किसी और को नहीं बल्कि टेरा को अपने वश में कर लिया है। टेरा जो भी शुरुआत से कर रही थी वो उस डीमन ने कहा था करने के लिए। ये बातें अब जेस और क्लोई को भी पता चलती है और समझ में आता है कि माइकल और जितने भी लोग गायब हुए थे उसे किसी और ने नहीं बल्कि ब्लडी मैरी ने ही मारा है। इससे उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती और अब तो वो लोगों को समन भी करने लगी है। जेस ने जो लॉकेट पहना था अचानक वो गर्म हो जाता है जिससे उसके चेस्ट पर निशान बन गया। ये उसी ब्लडी मैरी का निशान था, यानी अब वो जेस को भी कंट्रोल करने के लिए उसके पास आएगी। हमें दरवाजा ओपन होते हुए दिखाई देता है जहाँ पर ब्लडी मैरी मौजूद थी और वो धीरे धीरे अंदर बढ़ रही होती है, यानी उन दोनों का बचना अब नामुमकिन है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।